हाँ भाई, तो पार्ट फर्स्ट में हमने अपने म्यूटेशन टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था, उत्परिवर्तन को कंप्लीट कर लिया था, और अब हम 2-3 टॉपिक ऐसे पढ़ेंगे जिनके भी एग्जाम में आने के बहुत चांस होते हैं। ठीक है, हाँ। तो जो सबसे पहला टॉपिक है मैं आपको बता दूं, वह है आनुवांशिक कोड, जिसको हम जेनेटिक कोड कह के चलते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड। मैं आपको बता दूं, हम 11th क्लास में भी इन टॉपिकों का थोड़ा सा अध्ययन कर चुके हैं। थोड़ा सा क्या, पूरा ही अध्ययन किया है ना। 12वें पार्ट में किया ना, जिसमें हमने गुणसूत्र वगैरह के बारे में बात की थी ना, तो वहां हमने आनुवांशिक कोड को भी पढ़ा था। ठीक है, पर इसको दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए भाई, आनुवांशिक कोड क्या है, जेनेटिक कोड क्या है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन हम बात करते हैं। आनुवांशिक कोड से तात्पर्य एक विशेष प्रोटीन संरचना के लिए डीएनए अणु में विद्यमान उस सूचना से है जो निहित संदेश के द्वारा एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। देखिए भाई, आप इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आरबीएससी सिलेबस में जो डेफिनेशन है वो थोड़ी अलग प्रकार से दी हुई है, लेकिन उसका मतलब बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब इसका मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा एक बेस बता दूं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि 3 जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, 3 नाइट्रोजन क्षारों का जो जोड़ा होता है उसको हम कोडोन कहते हैं। जानते हैं ना आप, इसको क्या कहते हैं? कोडोन कहते हैं, है ना। और हम पढ़ चुके हैं कि जो एक कोडोन होता है, कोडोन पता चल गया कोडोन क्या है? अरे आप बेसिक सबसे पहले ये समझो। देखो आप, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि भाई ये डीएनए है डीएनए, और इस डीएनए में क्या होता है बताओ? ऐसे नाइट्रोजन क्षार नहीं होते क्या? हम पढ़ चुके हैं ना इनको। तो ऐसे नाइट्रोजन क्षार हैं, तो ये 3 नाइट्रोजन क्षार, ये 3 नाइट्रोजन क्षार, ये 3 नाइट्रोजन क्षार, है ना। तो इन 3 नाइट्रोजन क्षारों को हम क्या बोलेंगे? कोडोन बोल के चलेंगे। क्या बोल के चलेंगे? एक कोडोन बोल के चलेंगे, है ना। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि डीएनए के खंड को हम एक जीन कहते हैं। अब मैं इसको एक डीएनए का खंड मान लेता हूं। बात समझो, ये डीएनए का क्या है? एक खंड है। तो इस डीएनए खंड को आप जीन नहीं बोलेंगे क्या? बोलेंगे ना। और जीन क्या करता है? एक विशेष लक्षण को निर्धारित करता है। या मैं ये कहूं कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी पदार्थ बनते हैं वो सब जीन बनाते हैं। आप दोबारा से जुड़िए, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई 2 घटनाएं होती हैं जिसको हम अनुलेखन और अनुवादन कह के चलते हैं। 11th क्लास में हमने पढ़ी है। अनुलेखन और अनुवादन क्या होता है? देखो, ये डीएनए का एक टुकड़ा है, और इस डीएनए के टुकड़े को आप क्या कह रहे हैं? जीन कह रहे हैं ना, जीन। तो ये जीन क्या करता है भाई? एक लक्षण को निर्धारित करता है या किसी भी प्रोटीन का निर्माण करता है ना। अब इसको मान लीजिए एक प्रोटीन बनानी है, स्पेशल प्रोटीन,
और उस प्रोटीन का निर्माण केवल यही जीन कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। अरे मान लीजिए इंसुलिन हार्मोन बनाना है, इंसुलिन हार्मोन एक प्रकार की प्रोटीन है, तो उस इंसुलिन हार्मोन को बनाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक ही जीन होगा, ठीक है। तो मान लीजिए वो ये जीन है। अब इस जीन में बहुत सारे नाइट्रोजन क्षार होंगे कि नहीं होंगे, और नाइट्रोजन क्षार के तीन के जोड़े को हम क्या बोलेंगे, कोडोन बोलेंगे, है ना। तो ये जीन क्या करता है, जीन सबसे पहले अनुलेखन द्वारा एक एमआरएनए का निर्माण करता है। एमआरएनए का हम पढ़ चुके हैं अनुलेखन, ठीक है। और एमआरएनए क्या करेगा, फिर अनुवादन के द्वारा एक विशेष प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन। और ये प्रोटीन हम मान लेते हैं इंसुलिन हार्मोन। एक एग्जाम्पल ले लिया है केवल हमने, तो यही सिस्टम तो होता था, है ना। अब बात समझो आप, जब मैंने आपको अनुवादन पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाई जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए वो एक अमीनो अम्ल को जोड़कर एमआरएनए के पास लाता था ना, एमआरएनए के पास। और एमआरएनए के पास क्या होता था, इस प्रकार के कोडोन होते थे, और उन कोडोनों से वो जुड़ जाता था, टीआरएनए जुड़ता था। तो एक बात मुझे बताओ कि अमीनो एसिड के जुड़ने से पूरी प्रोटीन संरचना बनती है, और एक विशेष अमीनो अम्ल एक विशेष कोडोन से जुड़ता था, ये भी आपको पता है ना। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि जो ये कोडोन है, इन कोडोनों के पास एक प्रोटीन की संरचना बनाने के लिए कोई सूचना है। नहीं आई बात समझ में भाई। मान लीजिए ये एक कोडोन है जिसको हम AUG कह के चल रहे हैं। क्या कह के चल रहे हैं, AUG। और AUG जो कोडोन है वो केवल मेथियोनिन अमीनो अम्ल को कोडित करता है, अर्थात इससे मेथियोनिन अमीनो अम्ल ही जुड़ सकता है। तो इस कोडोन के पास कोई सूचना है कि नहीं, एक विशेष सूचना है ना। और उस विशेष सूचना के माध्यम से ये क्या बनवा रहा है, एक प्रोटीन बनवा रहा है। और प्रोटीन कब बनती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से। नहीं बनती पॉलीपेप्टाइड। अरे भाई, दो अमीनो एसिड के मध्य जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना, है ना। आपको दिखाई दे रहा है क्या यहाँ से, हाँ दिखाई दे रहा है ना। थोड़ा प्रोटीन आपको नहीं दिखाई दे रही, कोई बात नहीं है ना, यहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा, कोई प्रोटीन है ना। सुनिए, तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई एक कोडोन के पास एक ऐसी सूचना होती है जो प्रोटीन का संश्लेषण करवाती है। बात समझ में आ गई। तो उसी को हम जेनेटिक कोड कहते हैं, या मैं कहूं कि हम जो कोडोन होते हैं ना, उन कोडोनों को ही हम आनुवांशिक कोड कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसकी हम परिभाषा पढ़ के देखते हैं। देखो कि आनुवांशिक कोड से तात्पर्य, वो यहाँ पर हमको डेफिनेशन बताना चाह रहा है जेनेटिक कोड की, और तात्पर्य से वो कह रहा है कि इससे यह तात्पर्य होता है कि एक विशेष प्रोटीन संरचना के लिए, अब मान लीजिए वो विशेष प्रोटीन हमने ये मान रखी जिसको हम इंसुलिन कह के चल रहे हैं, ठीक है। तो विशेष प्रोटीन संरचना के लिए, मतलब बनाने के लिए डीएनए अणु में विद्यमान, अब ये डीएनए अणु है जिसको हम जीन कहते हैं। डीएनए अणु का मतलब क्या होता है, जीन होता है। तो डीएनए अणु में विद्यमान उस सूचना से है, अब इसके पास कोई सूचना है, एक कोडोन ले लिया जो अपने अंदर निहित संदेश के द्वारा एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या करे, निर्माण करे। तो उसे हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक कोड कहते हैं। मैं सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं तो जो आपके कोडोन हैं उन्हीं को हम
जेनेटिक कोड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन कोडोनों के पास ही एक ऐसी सूचना होती है जो उस संदेश या सूचना के द्वारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक कोड कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। समझ में आ गई आपको डेफिनेशन आनुवांशिक कोड की? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है। आप ऐसे कहेंगे कि सर आनुवांशिक कोड से यह तात्पर्य होता है कि एक विशेष प्रोटीन संरचना बनाने के लिए, एक विशेष प्रोटीन संरचना बनाने के लिए डीएनए अणु में विद्यमान उस सूचना से है जो अपने संदेश के द्वारा एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। या मैं सीधी सी भाषा में ये कहूं कि डीएनए का वह अणु, एक आप ऐसे भी परिभाषा बना सकते हैं, डीएनए का वह अणु जो निहित संदेश के द्वारा एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या प्रोटीन संरचना बनाए, उसे हम आनुवांशिक कोड कहते हैं, है ना। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई जेनेटिक कोड की। अब जेनेटिक कोड की डेफिनेशन के बाद मुख्य जो हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है वह आता है जेनेटिक कोड की विशेषताएं, ठीक है, या इसके गुण। विशेषताएं या इसके गुण जेनेटिक कोड के। तो जेनेटिक कोड के गुण देखो, नंबर 1 यह है त्रिक कोड है, ठीक है, यह है अल्पविराम रहित होते हैं, ये विशिष्ट होते हैं, अर्थात एक कोडोन एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करता है, ठीक है। एयूजी प्रारंभिक कोडोन है जो मेथियोनीन को कोडित करता है। मैं और यहाँ पर लिख देता हूँ, नंबर 5 UAA UEG UGA समापन कोडोन होते हैं, ये सार्वत्रिक होते हैं। देखिए भाई, अब कई बार जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमसे डायरेक्ट आनुवांशिक कोड के गुण पूछ लेता है ना, कि आनुवांशिक कोड के 4 गुण लिखो। तो वो हमसे डायरेक्ट उसकी प्रॉपर्टीज पूछ लेता है। तो उसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊं तो देखिए, आनुवांशिक कोड जो होते हैं वो हमेशा त्रिक कोड होते हैं, ट्रिपल होते हैं ना। अरे 3 क्षार क्रम होते हैं तो त्रिक कोड है, ये इसकी विशेषता ही तो है। सेकंड, ये अल्पविराम रहित होते हैं, अर्थात इनमें कहीं भी कॉमा नहीं होता, इनको हम लगातार पढ़ते हैं। है ना, ऐसे पढ़ते जाते हैं ना लगातार। तो ये क्या है? अल्पविराम रहित होते हैं, त्रिक कोड होते हैं, अल्पविराम रहित होते हैं, कॉमालेस होते हैं, इनको शुरू से अंत तक लगातार पढ़ सकते हैं हम। और एक विशिष्ट बात जो आपको तीसरा पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो कह रहा है कि आनुवांशिक कोड विशिष्ट या सुस्पष्ट होते हैं। तो ये एनसीईआरटी सिलेबस में यहाँ से 1 नंबर का एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आनुवांशिक कोड विशिष्ट होते हैं क्यों। तो आपका एक आंसर होना चाहिए कि आनुवांशिक कोड विशिष्ट होते हैं
क्यों? क्योंकि एक कोडॉन एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करता है। और मैं आपको बात बताऊं, जब भाई कोई चीज एक ही पर कार्य करे तो हम उसको स्पेशलिस्ट या विशिष्ट नहीं कह सकते क्या? कहते हैं ना। तो हमारे आनुवांशिक कोट भी कैसे होते हैं? विशिष्ट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ना। तो आप याद रखेंगे, आनुवांशिक कोट विशिष्ट होते हैं, अर्थात एक कोडॉन एक ही अमीनो अम्ल को क्या करता है? कोडित करता है। नेक्स्ट, जो एयूजी कोडॉन है वो प्रारंभिक कोडॉन है जो मैथियोनिन अमीनो अम्ल को क्या करता है? कोडित करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि यूएए, यूएजी, यूजीए स्टॉप कोडॉन होते हैं और ये सार्वत्रिक होते हैं। अब सार्वत्रिक मैंने आपको बता दिया है कि जीवाणु से लेकर मनुष्य तक, जीवाणु से लेकर मनुष्य तक सभी के जो आनुवांशिक कोट हैं वो एक समान होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आनुवांशिक कोट के गुण। बात समझ में आ रही है? आपको ये सारी चीजें नोट्सों में मिल जाएंगी, पीडीएफ आपकी डाली दी गई है, तो उसमें से आप इन सभी को लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो बात समझ में आ गई? एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कोई एक्स्ट्रा चीज हो जाए। ठीक है भाई, तो ये था हमारा क्या? जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड की आपको बात समझ में आ गई। जेनेटिक कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसका बेसिक कंसेप्ट भाई इसकी डेफिनेशन से लेकर होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि आपने सेंट्रल डॉगमा पढ़ा था, जिसको हम केंद्रीय सिद्धांत कहते थे। क्या कहते थे? केंद्रीय सिद्धांत पढ़ा था सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा में क्या था कि जो डीएनए होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बनाता है और जो आरएनए होता है वो ट्रांसलेशन के द्वारा एक प्रोटीन बनाता है ना। तो इस क्रम को हम क्या कहते थे? सेंट्रल डॉगमा यानी कि केंद्रीय सिद्धांत कहते थे। ठीक है, और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भाई डीएनए का जो निर्माण होता है, डीएनए का जो निर्माण होता है वो हमेशा नाइट्रोजन क्षारों से होता है। अरे हम खूब पढ़ चुके हैं डीएनए की संरचना। आप याद करिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला हमने पढ़ी थी, द्विरज्जु की श्रृंखला नहीं पढ़ी थी क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की द्विरज्जु की श्रृंखला, उसमें हमने देखा था ना, पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेरिक अम्ल, ये तीनों मिलकर डीएनए का निर्माण करते थे ना, जिसमें हमने पहले न्यूक्लियोसाइड बनाया, फिर न्यूक्लियोटाइड बनाया और न्यूक्लियोटाइड को डाइफॉस्फोएस्टर बंध से जोड़कर हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनाई थी, है ना। तो और फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि मान लीजिए आपका डीएनए एक बहुत बड़ा है, तो उस डीएनए के फ्रेगमेंट को आप एक जीन नाम दे देंगे। जैसे ये डीएनए था, तो डीएनए का मैंने ये टुकड़ा बनाया है केवल, तो इस टुकड़े को आप क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे, है ना। और जो जीन होते हैं वो एक लक्षण या एक प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। या मैं कहूं कि मान लीजिए एक ऐसा जीन है जिसको केवल इंसुलिन बनाना है। क्या बनाना है? इंसुलिन, है ना। तो पता है क्या होगा? इस डीएनए के जो नाइट्रोजन क्षार हैं, उन नाइट्रोजन क्षार के पास एक ऐसी सूचना होगी जो इंसुलिन बनाने वाले अमीनो अम्ल को ही जोड़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? वो किसको जोड़ेंगे? इंसुलिन बनाने वाले अमीनो अम्ल को ही जोड़ेंगे। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं ना कि ये जो जीन है वो पहले ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एक आरएनए बनाएगा, है ना। अब ये जो आरएनए है उससे हमारी राइबोसोम की यूनिट जुड़ जाएंगे ऐसे, है ना। और फिर क्या होगा?
फिर हमारा, आप भूल गए क्या, टीआरएनए। टीआरएनए आता है अमीनो एसिड को लेकर, और यहाँ ऐसे जुड़ता है, कोडोन से ही तो जुड़ता है वो, है ना। तो बस क्या होता है कि एक अमीनो अम्ल उसी कोडोन से जुड़ता है जिसकी उसके पास सूचना हो। ऐसे धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं और एक प्रोटीन बन जाती है। क्या बन जाती है? प्रोटीन। तो उसी से हमारी डेफिनेशन आती है आनुवांशिक कोड की। क्या? कि आनुवांशिक कोड से तात्पर्य एक विशेष प्रोटीन संरचना के लिए, मान लीजिए इंसुलिन एक विशेष प्रोटीन मान ली, इस विशेष प्रोटीन संरचना को बनाने के लिए डीएनए अणु में विद्यमान उस सूचना से होती है जो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या करे? निर्माण करे। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? जेनेटिक कोड। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो ठीक है, तो ये था आज, केवल हम इतना ही पढ़ेंगे तो, और कल शायद हमारे टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा। ये जो चैप्टर है कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज जो हमने पढ़ा था वो संरचनात्मक उत्परिवर्तन पढ़ा, और क्या पढ़ा? जेनेटिक कोड पढ़ा। ठीक है, तो आप जेनेटिक कोड और संरचनात्मक उत्परिवर्तन दोनों को ही अच्छी प्रकार से देख लेना और उनको समझ लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट उससे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।